अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पर्सपेक्टिव। मैं हूं इर्तिज़ा काज़मी। किसी भी इकोनॉमी की तरक्की के लिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, जिसको यूजुअली हम एसएमई सेक्टर से रेफ़र करते हैं, वो एक कलीदी किरदार रखता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमें सबको मालूम है, स्लो डाउन है, अनसर्टेनिटी है, तो उसमें एसएमई का क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के साथ, या इस तनाजुर में कि बाकी ममालिक जो कि इस तरह की सिचुएशन से गुजरे हैं और आज तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं, वहाँ पे एसएमई का क्या रोल था और उसे क्या फ़ायदा हुआ। हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद से जर्मनी। जर्मनी के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं मेटल स्टैंड या मेटल स्टैंड। मेटल स्टैंड लिटरली मीन्स मिडिल क्लास। मेटल स्टैंड ये एक टर्म है जो लूजली जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में इस्तेमाल होती है फॉर कंपनीज विच आर फैमिली ओन्ड कंपनीज होती हैं या स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। स्मॉल इन द सेंस कि कम लोग उसमें एम्प्लॉय होते हैं, ऑल्दो आज तो उनका बहुत बड़ा साइज हो गया है। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो रीबिल्ड हुआ है जर्मनी, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, जब हम जर्मनी की फॉर एग्जांपल बात करें तो देर आर ह्यूज कंपनीज, ह्यूज ब्रांड सारी दुनिया में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मन ऑटोमोबाइल्स आर देयर, आईटी के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जर्मनी का बहुत बड़ा किरदार है। ये किन कंपनीज ने किया है? ये वो कंपनीज हैं जिसमें कुछ एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें, फॉर एग्जांपल बॉश है या सैप है या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ये आती हैं मेटल स्टैंड कैटेगरी के अंदर। ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी इनोवेशन की वजह से अपने आप को बाकी बिजनेसेस की ज़रूरत बना लिया था। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है या ऑडी है या बीएमडब्ल्यू है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं वो सारी प्रोडक्ट्स, इतने हज़ारों पार्ट्स होते हैं गाड़ी के अंदर, वो खुद नहीं बनाते, कुछ प्रोडक्ट्स बॉश बनाते हैं फॉर एग्जांपल। इसी तरह और भी बहुत सारी न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, जैसे एजी, देयर आर मेनी एग्जांपल्स सिर्फ जर्मनी की अगर हम बात करें। अब ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को बड़े बिजनेसेस की ज़रूरत बना लिया क्योंकि उन्होंने एक इनोवेटिव नीश प्रोडक्ट बना ली। एक और क्रूड एग्जांपल मैं लूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे फलाना कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो खुद मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत या असेंबल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनसे ख़रीद लूँगा। या हेडलाइट्स हैं या कुछ और चीज़ है, वो सारा आई हैव द रिलायंस की बेस्ट क्वालिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम दीज कंपनीज। सो दैट इज़ व्हाट दैट कैटेगरी ऑफ कंपनी मीन्स। इनिशियल जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से 50 मिलियन यूरोस जिसका रेवेन्यू हो और मैक्सिमम 500 एम्प्लॉयज़ हो, उसको मिडिल स्टान कैटेगरी में लाते हैं। लेकिन आज की डेफिनेशन में अगर आप देखें तो रेवेन्यूज इससे बहुत ज़्यादा हैं इन कंपनीज़ के। कहने का मकसद ये है कि ये वो कंपनीज़ या फर्म्स या बिजनेसेस हैं जिन्होंने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर के बाद आज जो वो सुपर पावर बन गया है, या आज से कुछ साल पहले तक जो सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर इन द सेंस जो वो बन गया है फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस एंड सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड, is because of these kind of companies. Moving on, let's take another example जिसको हम कहते हैं the Japanese economic miracle. अब जापान में जो ये सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ का पीरियड था वो भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 से लेके एंड ऑफ कोल्ड वॉर तकरीबन 1991 तक अगर आप ये पीरियड लें, सो ये वो पीरियड है जिसमें जापान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन गया था। उसमें अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड चेंज, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बहुत सारी हुई, increased quantity and quality of labor. A lot of labor moved from other sectors including agriculture workers and moved to industrial and commercial setups, factories वगैरह वहाँ पे आए और इस वजह से फिर उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड जापान ने बढ़ाया। अब ये वही बात है जैसे पहले मैं जर्मनी की बात कर रहा था। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इनिशियली जापानीज़ प्रोडक्ट्स को इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती थी फॉरेन मार्केट्स में, लेकिन एक वक्त वो भी आया कि जब जापानीज़ प्रोडक्ट्स और आज स्पेशली ऑटोमोबाइल्स आर
वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इन द वर्ल्ड इफ आई मे। ये जो रिकवरी हुई ये किस वजह से हुई, इसमें दो तीन फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मेरे सामने हैं। सबसे पहले एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि जापानीज ने इनोवेशन की और बहुत नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की, क्रिएट की। इवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम एमबीए कर रहे थे तो पढ़ रहे थे तो उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो टोयोटा कॉरपोरेशन से आया है। आप जितनी भी बड़ी कॉरपोरेशंस उसकी लें, टोयोटा, होंडा एंड सम अदर्स, दे ऑल हैव अ वेरी हम्बल स्टार्ट, द स्टार्ट which is from an SME sector company, small and medium enterprise. न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया उन्होंने। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन रैपिडली ग्रोइंग मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने पहले बताया, इंक्रीज इन लेबर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और उन्होंने बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप्स भी बनाए जिनको वो केरेत्सू कहते हैं, जैसे कोरिया में शेबोल्स होते हैं, ये होंडाई एंड डेबू टाइप के, वो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हो गए। अब इम्पॉर्टेंट बिट इसके अंदर ये है कि इन ग्रुप्स और बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए आपको छोटे बिजनेसेस चाहिए होते हैं। अगेन टेकिंग अ वेरी क्रूड एग्जांपल ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, कोई सीटें बनाता है, कोई शीशे प्रोवाइड करता है एंड ऑल दैट। वो सब वो ब्रांड खुद नहीं असेंबल या मैन्युफैक्चर करता। This brings us to the economic situation that Pakistan is facing right now, which is हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, इसलिए हम इंपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट दोनों हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इस वजह से कि हमें डॉलर अपने लोन वापस करने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए देने पड़ते हैं जितने डॉलर हम कमाते नहीं हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा इसलिए है कि जितना हम इंपोर्ट करते हैं उससे कम हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें ज़्यादा डॉलर खर्चने पड़ते हैं बनस्बत इसके कि जो हमारे पास एक्सपोर्ट से या रिमिटेंसेस से आते हैं, तो वहाँ पे हमारा ट्रेड इम्बैलेंस होता है जिस वजह से फॉरेन करेंसी की कमी हो जाती है। अब लेट्स डायसेक्ट दिस। इंपोर्ट हम क्या करते हैं? हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। क्या ये एसएमई सेक्टर को प्रमोट करने से हमारी इंपोर्ट कम हो सकती है? यस एंड एब्सोल्युटली। एक टर्म इस्तेमाल होती है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं क्या हम उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग से? यस एब्सोल्युटली। ये वो चीज़ें हैं कि जो एसएमई सेक्टर कर सकता है। अब ये किसी भी सेक्टर के अंदर हो सकती है, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर टू, एज आई सेड, वेंडर इंडस्ट्री, प्रमोशन फॉर और अदर इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज। कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ में हमें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर लें और लोकली मैन्युफैक्चर और असेंबल कर लें। मुस्कुरा मैं इसलिए रहा हूँ कि मुझे याद आई चाइना की, जो हम सब जानते हैं कि हर चीज़ चाइना में बन जाती है। उनको आप एक ये चीज़ उठा के दे दीजिए कि भाई ये है, इसको बना दो, उसकी कॉपी बना लेंगे। सो दैट इज़ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नॉट जस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो उसको फिर आगे एक्सपोर्ट भी करते हैं और ओरिजिनल चीज़ से अब तो जाके बेहतर भी चीज़ बना रहे हैं। दैट ऑल रिक्वायर्स इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड वेल आगे जाके। लेकिन अभी बेसिक चीज़ है, एक छोटी सी चीज़। मैं कोई भी एग्जांपल लूँ जो कि अभी मैं नहीं बोलना चाह रहा कि मैं आपका माइंड एक तरफ नहीं डाइवर्ट करूं। बी ओपन, आप सोचें आपके सामने जो भी चीज़ें मौजूद है उसमें से ये चीज़ इंपोर्टेड है, ये इंपोर्टेड है, ये इंपोर्टेड है, क्या ये पाकिस्तान में बनाई जा सकती है? या तो मैन्युफैक्चर हो या असेंबल हो, कि कंपोनेंट्स मिला के बना ले। कंपोनेंट्स मिला के अगर बनाएंगे तो कंपोनेंट्स भी इंपोर्टेड होंगे। तो वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम आसानी से मुल्क के अंदर आसानी से और जल्दी बना सकते हैं, एज क्लोज टू दैट। So that is the role of the SME sector in Pakistan, which is very much required today more than any time before. Although पहले भी था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की और एक्सपोर्ट बढ़ाने की। हम वो चीज़ें बनाएं और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएं इंटरनेशनल मार्केट्स में, इंक्लूडिंग आईटी सर्विसेज, कि जो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएं और मुल्क में भी इस्तेमाल कर पाएं। So, taking example of the turnaround post World War II in Germany and Japan, जिनकी सरहदें नहीं मिलती, दोनों बहुत अलग अलग है। जर्मनी यूरोप में है, जापान एशिया में है, और उन्होंने
माइग्रेट किया वर्कर्स को फ्रॉम अदर जॉब्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। बाय द वे सबसे जब ये वर्ल्ड वॉर टू के ज़माने में जापान वाज नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, इसकी रेलेवेंस हमारे साथ ये थी कि हम भी बहुत अच्छी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल ही करते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग में एक्सपोर्ट का आता है तो सिर्फ टेक्सटाइल तक ही जाके फंस जाते हैं। हमें और भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करना होगा, करना पड़ेगा और करना चाहिए, और एक्सपोर्ट के साथ साथ जो इंपोर्ट करते हैं उसको लोकली सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। ये एक बात थी जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता था। एंड द रेगुलेटर्स एंड द पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो, जो भी किया जा सकता है टू प्रोमोट एसएमई सेक्टर, चाहे वो बड़े बिजनेसेस अपनी वेंडर इंडस्ट्री डाउनस्ट्रीम डेवलप करने के लिए सपोर्ट करें लोगों को और छोटी कंपनीज को और छोटी फर्म्स और बिजनेसेस को, या जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रमोट करें, या बैंक्स लोन्स प्रोवाइड करके उनको करें। जो मैं लास्ट नंबर पे बैंक्स के इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उस वक्त इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। देयर हैज़ टू बी सम कंसेशनरी फाइनेंसिंग टू बी मेड अवेलेबल टू एसएमईज, जो कि अपने बिजनेस चला सकें, लोन भी वापस कर सकें और मज़ीद एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर पाएँ। उम्मीद है आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव पसंद आया होगा। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।